से आपसे शुरू होगा। इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीजनल ब्लॉक्स। रीजनल ब्लॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा क्या पढ़ा हुआ था, एडीबी, और क्या पढ़ा था, ब्रिक्स। तो कंटिन्यू था, ब्रिक्स अभी पूरा नहीं हुआ था, ब्रिक्स को तो हमें भी आज कंटिन्यू करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, ब्रिक्स तीसरी चीज थी, क्या था वो, बहुत फेमस बिमस्टेक। ठीक है, बिमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे जब आज सारे पढ़ लोगे तब और इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ब्रिक्स तो 1990 के बाद वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा, विश्व में जो सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरा 1990 के दशक में, वो था यूएसए। 1990 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया में महाशक्ति एक ही थी। ठीक है, और तो कह सकते हैं इकोनॉमी कैसी हो गई, वन पोलर इकोनॉमी। अब वन पोलर इकोनॉमी का क्या मतलब है? नोट करते चलिए, बाजार के रूप, अर्थव्यवस्था, विनिमय मुद्रा, तकनीकी सहायता, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। ब्रेटन वुड्स के नाम पर ही हम लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जानते हैं। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, और सैन्य। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1990 के दशक में हम जितने भी विश्व के अन्य देश थे वो कहीं ना कहीं कहां पर डिपेंड हो गए, यूएसए पर डिपेंड हो गए, क्योंकि यूएसए का ट्रेड बहुत अधिक, यूएसए की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, विनिमय मुद्रा यूएसए की डॉलर है, इसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मूल्य सबसे अधिक है। तकनीकी सहायता के रूप में हम लोग डिपेंड हो गए, क्योंकि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूएसए की थी, मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ी यूएसए की हैं। ब्रिटेन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो संपूर्ण विश्व को ऋण की सुविधा देता है वो भी यूएसए का है। ऊर्जा सुरक्षा पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए, और सैन्य ताकत में भी अमेरिका सबसे है। तो मतलब विश्व के सारे देश कहीं ना कहीं पर जाकर वन पोलर इकोनॉमी में सब लोग डिपेंडेंट हो गए थे। आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये ब्रिक्स का क्यों किया गया, तो आप बताएंगे कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ब्रेटन वुड्स अरेंजमेंट इन व्हिच वी शुड टू रीड इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड या आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 6 नंबर पे तो विश्व के जितने भी देश थे वो कहीं ना कहीं
तो सारे देश किस पर डिपेंड थे? 90 के दशक से आज तक उसकी चली आ रही थी। वर्ष अगला पॉइंट, वर्ष 2006 में इन द ईयर ऑफ 2006 वर्ष 2006 में पहले क्या था? ब्रिक था। तो इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन देशों के विदेश मंत्रियों ने, इन देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए और इन लोगों ने निर्णय लिया क्या कि कोविड ने यूएसए को कोविड ने यूएसए की इकोनॉमी को थोड़ा सा वो कर दिया है, जिसके कारण अमेरिका घुटने पे आ गया है, जिसका प्रमुख कारण कोरोना के बाद अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और दूसरा अमेरिका में हुई मौतें। आज अगर विश्व व्यवस्था को वन पोलर वर्ल्ड से मल्टी पोलर वर्ल्ड में बदलना है तो अमेरिका को काउंटर वैल्यू है। वर्ष 2009 में रशिया में एक जगह है येकेट में एक ब्रिक्स का या एक सम्मेलन हुआ जिसे RIC कहा गया। कौन सा सम्मेलन? RIC, ब्रिक्स सम्मेलन कहा गया। वर्ष 2010 में दूसरा सम्मेलन ब्राजील की राजधानी है और इसको ब्रिक कहा जाता है। वर्ष 2011 में चीन के शांघाई सिटी में अधिवेशन हुआ जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। और इसी सम्मेलन में जो 2011 में चीन के शांघाई सिटी में हुआ था, इसी सम्मेलन में साउथ अफ्रीका ब्रिक में शामिल हुआ। तो प्रश्न ये है कि जो ब्रिक्स है तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब इंक्लूड हुआ? तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कहां पर हुआ? किस कॉन्फ्रेंस में हुआ? तो चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, शांघाई सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर साउथ अफ्रीका भी इसका ब्रिक्स का सदस्य बन गया। तो 2011 में ये पूरा का पूरा ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक हुआ और फिर ब्रिक हुआ। 2012 में भारत की नई दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ। 2012 न्यू दिल्ली, इंडिया, जिसमें इन पांचों देशों ने पार्टिसिपेट किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया? तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स है, इसका उद्देश्य वन पोलर इकोनॉमी को मल्टीपोलर इकोनॉमी में मल्टीपोलर इकोनॉमी में बदलना और अमेरिका वन पोलर इकोनॉमी को मल्टीपोलर इकोनॉमी में बदलना
को आर्थिक रूप से कमजोर करना, आर्थिक रूप से कमजोर करना। तो याद रखिए पहला चीज कि ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स का एक संगठन बना। ब्रिक एक संगठन के रूप में बना जिसका मुख्य उद्देश्य वन पोलर इकोनॉमी, मतलब 1980 से 90 से लेकर 2010 तक विश्व में यूएसए में राज किया है, उस इकोनॉमी को कमजोर करना और उसका एक नए विकल्प के रूप में ब्रिक्स का अपना एक अलग महत्व है। तो ब्रिक्स का वन पोलर इकोनॉमी को मल्टीपोलर इकोनॉमी में बदलना और अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर करना, ये ब्रिक्स का उद्देश्य है, यही ब्रिक्स का लक्ष्य है। ब्रिक्स में आपको पता है पहले 3 देश आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर उसके बाद ब्राजील शामिल हुआ। वो अधिवेशन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ। फिर उसके बाद 2011 में चीन के सानिया सिटी में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ और उसका पूरा नाम ब्रिक्स बना 2011 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट, ब्रिक्स की जो ड्राफ्टिंग है, ब्रिक्स को बनाने की जो रूपरेखा है, वर्ष 2014 में शुरू की गई। स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना कौन बताएगा? लास्ट लेक्चर में बताया था। ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश हुआ? ये तो 2003 से लेकर ये 2012 तक ये सब शिखर सम्मेलन चल रहे थे, ये देश आपस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रिक्स एस्टैब्लिश कब हुआ? बहुत फेमस डेट है। ब्रिक्स की स्थापना नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव डाउन, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? नो बेटा नो, बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबको क्लियर हो गया? ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। कि ब्रिक्स का उद्देश्य वन पोलर इकोनॉमी को मल्टीपोलर इकोनॉमी में बदलना और अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर करना, ये ब्रिक्स का लक्ष्य था। ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स की ड्राफ्टिंग 2014 में हुई। एस्टैब्लिशमेंट 15 जुलाई, बहुत अच्छी डेट है, 2015। ब्रिक्स की स्थापना 15 जुलाई 2015 को और इसका उद्घाटन 21 जुलाई 2015। ब्रिक्स की ड्राफ्टिंग 2014 में, स्थापना 2015 में। मुख्यालय हेड ऑफिस कहां है? ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, जो चीन का पूर्वी बंदरगाह है। शंघाई ये चीन का पूर्वी बंदरगाह है। पहली चीज पूर्वी बंदरगाह है शंघाई, दूसरा चाइना का कॉमर्शियल राजधानी है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ चाइना। तीसरी चीज शंघाई, शंघाई का वो है, शंघाई में क्या है? तो शंघाई इनका पूर्वी बंदरगाह है और कहां बसा हुआ है? हुयांग, हुयांग नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, हुयांग नदी के किनारे बसा हुआ शहर शंघाई है, जो ब्रिक्स का मुख्यालय है। शंघाई चाइना का कॉमर्शियल कैपिटल है, मतलब कॉमर्शियल सिटी है, जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र है वैसे उनके यहाँ शंघाई है। और ये चीन का पूर्वी बंदरगाह है।
इसकी शाखा बढ़ाओ 24, इसकी शाखा ब्रांच जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, इसकी शाखा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। अगला, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं पहले जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? ब्रिक्स के पहले अध्यक्ष, उनका नाम था केवी कामत। पहले अध्यक्ष का नाम था केवी कामत। और याद रखिएगा आईसीआईसीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ब्रिक्स के पहले अध्यक्ष केवी कामत सर भारत के थे और इनका जो टाइम पीरियड है 2015 से 2020 तक। ब्रिक्स के पहले प्रेसिडेंट केवी कामत सर जो भारत के हैं और आईसीआईसीआई बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट, ब्रिक्स की ऑथराइज्ड अधिकृत पूंजी कितनी है? तो $100 बिलियन, जिसमें पांचों देशों का हिस्सा बराबर है। कोई पूछा है कि ब्रिक्स की ऑथराइज मतलब जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो इसकी ऑथराइज कैपिटल क्या है? तो आप बताएंगे $100 बिलियन। इसमें पांचों देशों का हिस्सा कितना आया? $20 बिलियन। पांचों देशों का हिस्सा बराबर है। ब्रिक्स की अधिकृत पूंजी $100 बिलियन और पांचों देशों का हिस्सा बराबर है। अगला पॉइंट, ब्रिक्स का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिक्स का क्या महत्व है? पहला कि ब्रिक्स ने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिससे ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कमजोर होगी। अब जो विकासशील देश है या जो वैसे देश है उन्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्ज न लेकर वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिससे क्या होगा? अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अब हमारे पास एक विकल्प के रूप में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक आ गया है। ब्रिक्स के आने से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या हम कह सकते हैं ब्रिटेन वुड्स जो व्यवस्था होगी वो कमजोर होगी। तो हम लोग वन पोलर इकोनॉमी से मल्टीपोलर इकोनॉमी में बदलने के लिए आगे बढ़ने का हमारा एक प्रयास है। तो पहला महत्व हो गया। अगला पॉइंट, ब्रिक्स विश्व की चौथी औद्योगिक क्रांति को ब्रिक्स विश्व की चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति को अमली जामा पहनाने में, क्रांति को वास्तविक रूप देने में अहम रोल अदा करेगा। और इसमें पूंजी के बजाय प्रतिभा को महत्व दिया जाएगा।
तीसरा पॉइंट, वर्तमान वैश्विक चुनौतियां, वर्तमान वैश्विक जो चुनौतियां हैं, जैसे महामारी, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, तो विश्व ब्रिक्स वैश्विक महामारी या वैश्विक चुनौतियां, महामारी, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के संकट से निकालने के लिए ब्रिक्स अपना अहम रोल अदा करेंगे। ब्रिक्स सतत विकास, संतुलित और समावेशी विकास में अपनी भूमिका अहम देगा। अगला पॉइंट, संतुलित विकास, सतत विकास और समावेशी विकास। तो प्रश्न आता है, एक प्रश्न आया कि व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास से क्या समझते हैं? बोलिए, सभी को साथ लेकर चलना। दिव्यांशी वाजपेयी, आशुतोष तिवारी जी कह रहे हैं रेगुलर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। अच्छा, ये वर्ड तो सभी लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड तो एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। दिव्यांशी आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हाँ बोलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास। वॉइस आ रही है? हाँ, देखो बेटा, देखो इसका मतलब समझ लो। सतत विकास या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब बेटा ये नहीं होता कि सबको साथ लेके चलना है या कॉन्टिन्यूअस
इसका अर्थ होता है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध कराना है। मतलब क्या होगा बेटा? अब मान लीजिए 2021 चल रहा है। अब 2021 में हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वो कैसे हैं? लिमिटेड है। ठीक है, हमारे पास लैंड लिमिटेड है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पानी हमारे पास लिमिटेड है, वन संपदा हमारे पास, फॉरेस्ट्री हमारे पास लिमिटेड है, एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास लिमिटेड है। अब जब सब चीजों का कंजप्शन आप लोग कर लेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन क्या करेगी? बताइए। सारा फ्यूल आप यूज कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या? भाई हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। और आप जानते हैं कि प्राइस वेरी क्यों करता है? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारे यहाँ डिमांड है और सप्लाई जो है उन दोनों में बहुत बड़ी खाई है। ठीक है, पहले आप देखते थे कि जो शहर हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे। आज शहर आप देख लीजिए काफी बड़े बड़े हो गए। क्यों बड़े बड़े हो गए? लोग गांव से अच्छे रहन सहन के स्तर के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं, जिससे शहर का आकार बढ़ रहा है। दूसरा, गांव में जो ठीक है माइग्रेशन कहते हैं उसको, गांव में जो लेबर्स है उनको उतनी अच्छी वेजेस नहीं मिलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो लेबर होता है उसको वेजेस कम मिलती हैं और जो इंडस्ट्रियल लेबर होता है उसको वेजेस ज़्यादा मिलती है। तो लोग अच्छी नौकरी की तलाश में शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे पास फर्टिलिटी वाली लैंड थी लोगों ने उसको भी सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग शहर की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। अब वो शहर का विस्तार होता चला जा रहा है, काफी दूर तक जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो लैंड हमारे पास लिमिटेड है वो भी खत्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पर अब मकान बन रहे हैं या प्लॉटिंग हो रही है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जब हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्राइसेस वेरी कर जाएंगे, और जब प्राइस वेरी कर जाएंगे तो वो बहुत हाई हो जाएंगे, और वही व्यक्ति कंजप्शन कर पाएगा जिस व्यक्ति के पास अच्छी इनकम है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो जनरेशंस आने वाली है 10 साल बाद 20 साल बाद, उनके लिए भी हमें चीजें छोड़कर जानी है। आप जानते हैं कि अगला आपको मालूम है कि पीने का पानी हमारे पास कितना है, लोग कितना वेस्ट करते हैं। तो अगर सारा पानी आप ही यूज कर लेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को पानी के लिए युद्ध करना पड़ेगा या पानी के लिए तरसना पड़ेगा। तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराना धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर हुआ बेटा? दिव्यांशी क्लियर हो गया बेटा? उमेश आप हैं? बताइए क्या होता है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं धारणीय विकास। और आने वाले समय में अभी किसी दिन देखिए मुझे मिला तो ये जो वैश्विक मुद्दे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है,
ग्लोबल वार्मिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कौन बताएगा? सभी लोगों ने नाम सुना होगा। शरद बताओ। शरद बताइए। शरद आवाज आ रही है? आप बोलिए, हमको सुनाई देगा बेटा, जिससे सब लोग भी आपको सुन सकते हैं। डेफिनेशन नहीं क्लियर है ना, तो अभी आ जाएगा। डेफिनेशन की कोई बात ही नहीं, डेफिनेशन तो हम ही लोग बताते हैं। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी आप ही बताओ। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। ठीक, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम कहते हैं बेटा वित्तीय समावेशन। अब आप समझिए वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? केवल एक लाइन में, केवल एक लाइन में अर्थ है बैंकों को लोगों तक पहुंचाना। क्या? बैंकों को लोगों तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन कहते हैं। पहले क्या था? पहले देखिए बहुत सारे प्लान आए, बॉम्बे प्लान आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे प्लान आए। तो सबसे पहले ठीक है ग्रामीण बैंक भी है। आज आप देखिए जितने भी बच्चों की बैंकों में जॉब लगी है और जिन बच्चों की नई पोस्टिंग है उनको देख रहे हैं आप, सबको रूरल भेजा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी योजना जन धन योजना शुरू की थी, उसका मतलब ये था कि हर व्यक्ति का अकाउंट कमर्शियल बैंक में खोला जाए, जिससे जो हमारे देश की लिक्विडिटी है, जो पैसा सर्कुलेशन में है, वो पता तो चले कि कितना पैसा हमने, आरबीआई को एक एक चीज पता है, एक एक नोट पता है कि उन्होंने कितना पैसा सर्कुलेशन में डाला। लेकिन अब वो पैसा लोग अपनी जेब में रखते हैं, लोगों के पास नकद रखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, लोग अपने पास कैश रख के चलते हैं, तो उससे हमसे सही आंकड़ा नहीं पता चल पाता। तो मोदी जी ने कहा कि आप सब लोग अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, और इसके बाद उन्होंने डिजिटल का कॉन्सेप्ट दिया कि आप यूपीआई है, फोन पे है, आपको कैश रखने की जरूरत ही नहीं है। सर्कुलेशन में जो पैसा है वो घूमता रहेगा, आपको कोई चीज लेनी है आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी देश में कुछ पिछड़ी जगह ऐसी है जहां आज भी बार्टर सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना, आज भी वहां बार्टर सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे हमारे द्वारा या सरकार के द्वारा निरंतर जो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जब जितनी भी सप्लाई ऑफ मनी सर्कुलेशन में है, वो सप्लाई ऑफ मनी का जितना अधिक से अधिक हम ट्रांजैक्शन डिजिटल रूप से कर सकें, तो वो किसी भी कंट्री के किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक दूसरी योजना सबकी आई थी जिसमें उन्होंने गोल्ड पर लोन देने के लिए बात कही थी। अगर आप बेटा किसी इंटीरियर गांव में चले जाइए और गांव वालों से कह दीजिए कि ईमानदारी से जिसके पास जितना गोल्ड है वो यहाँ पर गांव में एक जगह पर लाकर कलेक्ट कर दे, आप बिलीव नहीं करेंगे, काफी सारा गोल्ड अकॉर्डिंग टू माय थॉट, मेरे हिसाब से गांव के जो पुराने गांव के लोग हैं या जो पुराना गांव है, काफी सारा गोल्ड उस जगह पर गांव में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या वो गोल्ड सरकार की नजर में है? क्या वो गोल्ड सरकार की नजर में है? नहीं है। आप समझ रहे? तो जो जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि हमारे पास हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो हमारे पास पूंजी है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो मेटल्स के रूप में हो, कितनी है, ये हमें नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए दूसरी योजना शुरू की गई थी, वो गोल्ड पर लोन देने के लिए की गई थी, जिससे हमारे पास गोल्ड का कितना स्टॉक है इसकी जानकारी सरकार को हो पाए। ठीक है, यही हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है, व्यक्तिगत ऋण और सार्वजनिक ऋण। हमारे द्वारा जो चीजें होती है वो गोपनीय होती है, तो हम नहीं बताते किसी दूसरे को। लेकिन अभी सरकार को जब पता चलेगा तभी तो बता पाएगा कि हमारे पास स्टॉक कितना है और फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वित्तीय समावेशन से अर्थ होता है लोगों को बैंकों तक पहुंचाना या बैंकों को लोगों तक पहुंचाना।
हर हर व्यक्ति का कनेक्टिविटी बैंड के साथ हो पाए। ठीक है, अब संघाई सहयोग संगठन, इसका सबसे पहले नाम संघाई 5। संघाई सहयोग संगठन का पहले नाम संघाई 5 था, जिसे 1 अप्रैल 1996 में चीन, रूस और 3 मध्य एशियाई देशों में संघाई 5 को एस्टैब्लिश किया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छे से पढ़िएगा कि बुक्स में नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल सही बात, विज्ञान से बिल्कुल सही बात। तो संघाई, आज का समय इसका नाम संघाई है, लेकिन आज से जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो उसका नाम संघाई 5 था। क्यों संघाई 5 था? क्योंकि चीन, रूस और 3 मध्य एशियाई देशों से ये मिलकर बना। चीन हो गया, रूस हो गया और 3 मध्य एशियाई देश हो गए, मतलब 5 देश हो गए। इसीलिए संघाई सहयोग संगठन का प्रश्न आ जाए, संघाई सहयोग संगठन का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रारंभिक नाम संघाई 5 था। इसमें चाइना, रशिया और 3 मध्य एशियाई देशों ने 1 अप्रैल 1996 को मिलकर संघाई 5 को एस्टैब्लिश किया। अब जो मध्य एशियाई देश थे, तो दिसंबर 1991 में यूएसएसआर से 15 देश अलग हुए। उनमें से जो 5 देश हैं वो नोट कर लीजिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। किसकी वॉइस आ रही है? तो 1991 में सोवियत संघ से 15 देश अलग हुए थे। उन 15 देशों में 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान थे। ये
पांचों देश है ये मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया में आते हैं और इन पांचों देशों की विशेषताएं क्या है? अब जो 19 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ से 15 देश अलग हुए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पांच देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये पांचों देश कहाँ आते हैं? ये पांचों देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। इन पांचों देश में प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार बहुत अधिक हैं। इन पांचों देशों में प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार। ठीक, अब अभी देखो बेटा धीरे धीरे आएगा। आपको मालूम है संघाई 5 में 5 देशों ने मिलकर संघाई 5 को एस्टैब्लिश किया था, जिसमें 2 देश थे। कौन कौन से? चाइना और रशिया। उसके बाद 3 देश मध्य एशिया के आए। यहाँ पर हमने लिखे 5। अभी इसमें पहले 3 आएंगे, फिर 5 आएंगे, सब बताते हैं। अब बिल्कुल नोट कर लीजिए, 1991 में सोवियत संघ से 15 देश अलग हुए थे, उनमें से 5 ये थे जो मध्य एशिया में आते थे, जो मध्य एशिया में आते थे। और इन पांचों देशों में प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार बहुत अधिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब हम लिखेंगे संघाई 5 का क्या उद्देश्य था। संघाई 5 का क्या उद्देश्य था? तो संघाई अगला जो ये क्लियर हो गया, संघाई 5 कौन कौन से देश हैं ये हो गया। अगली पॉइंट है संघाई का उद्देश्य। तो जो संघाई है उसका उद्देश्य है सीमावर्ती विवादों का समाधान करना, सीमावर्ती विवादों का समाधान करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बलों की संख्या को कम करना। नोट कर लीजिए, संघाई 5 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सीमावर्ती विवादों का समाधान करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बलों की संख्या को कम करना। 4 वर्ष के भीतर ही संघाई 5 ने अपना पहला उद्देश्य प्राप्त कर लिया। 4 वर्षों के भीतर
संघाई 5 ने अपने पहले उद्देश्य को प्राप्त कर लिया और 1990 के दशक का सबसे सफल संगठन बना। प्रश्न आ जाए कि 1990 के दशक में सबसे सफल संगठन के रूप में हम किसको जानते हैं, तो आप बताएंगे सर संघाई 5 को जानते हैं। संघाई 5 2001 में एससीओ बन गया। संघाई 5 वर्ष 2001 में एससीओ संघाई सहयोग संगठन बन गया और उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बना। उज्बेकिस्तान वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। वो जो उद्देश्य था वो संघाई 5 का उद्देश्य था। अब संघाई का उद्देश्य, संघाई का उद्देश्य आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग, ये संघाई 5 का क्या ऑब्जेक्टिव था और संघाई का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों अलग अलग है। इसीलिए वो सीमावर्ती क्षेत्रों का है और ये आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग है। ठीक, जून 2018 में चीन के किंगडाओ में चीन के किंगडाओ सम्मेलन हुआ और उसमें पाकिस्तान को भी सदस्य बना दिया गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आता है संघाई में पाकिस्तान कब सदस्य बना, तो आप बताएंगे सर 2018 में जून में पाकिस्तान भी सदस्य बन गया। वर्ष 2005 में एससीओ ने भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। वर्ष 2005 में भारत को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया। वर्ष 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बना।
बना? 2017 में भारत बना और 2018 में, जून 2018 में पाकिस्तान एससीओ का सदस्य बना। पाकिस्तान उसका सदस्य बना। हाँ बेटा बोलो। कौन वाले, कौन से? देखो वर्ष 2005 में एससीओ ने भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ष 2017 में भारत एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश कब बना? तो आपका आंसर होगा कि सर 2017 में भारत और 2018 में पाकिस्तान। एक्चुअली क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शंघाई मतलब चीन का नाम आया। जब चीन का नाम आया और स्टार्टिंग कंट्री कौन है? रशिया और चाइना। ठीक, आपको अच्छी तरीके से मालूम है रूस भारत का शुरू से एक मित्र देश रहा है। तो रूस ने अपने दबाव से, क्योंकि रूस शंघाई फाइव का फाउंडर मेंबर था, तो रूस ने अपने दबाव से शंघाई में भारत को तो ले आया 17 में। अब चाइना सपोर्ट कर रहा है किसका? पाकिस्तान का। तो भारत के आने से चाइना ने देखा कि जब रूस ने अपनी ताकत का, वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को जोड़ लिया, तो चाइना ने भी बेटा 2018 में पाकिस्तान को जोड़ दिया, काउंटर किया ही पाकिस्तान को जोड़ा। अगला पॉइंट, शंघाई सहयोग संगठन कितने देशों का संगठन है? तो 8 देशों का है। एचसीओ कितने देशों का है? 8 देशों का है। पहला कौन सा हो गया? चाइना। दूसरा कौन सा हो गया? रशिया। तीसरा हो गया इंडिया। चौथा हो गया पाकिस्तान। ठीक है, 2017 2018। ठीक, इसके बाद ये 4 देश हो गए। इसके बाद 4 देश तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दो और 4 देश देखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 4 देश ये हो गए, 4 देश ये हो गए। ठीक, इन 4 को मिलाकर टोटल हो गए 8 देश। तो शंघाई सहयोग संगठन 8 देशों का संगठन है। ठीक, latest conference of SCO, latest conference of SCO, शंघाई सहयोग संगठन का लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस जून 2019 में हुआ। लेटेस्ट रखना है, पुराने का कोई पूछता नहीं है, करंट ही पूछा जाता है, तो करंट में हमें लेटेस्ट बताना है। लेटेस्ट कब हुआ? सर 2019 में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? बिश्केक। बिश्केक क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी। किर्गिस्तान की राजधानी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस शंघाई का कहां हुआ? तो आप बताएंगे कि लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस है शंघाई का जून 2019 में बिश्केक में हुआ, किर्गिस्तान की राजधानी थी। यहाँ पर इस सम्मेलन में
मोदी जी ने 2019 में संघाई के कॉन्फ्रेंस में किर्गिस्तान की राजधानी उज़्बेक में भाग लिया था और वहां पर उन्होंने नारा दिया था। किसका नारा दिया था? HPALEH, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। किर्गिस्तान की राजधानी उज़्बेक में 2019 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और हेल्थ का नारा दिया। एच का मतलब हुआ हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन। ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग। ए का क्या है? अल्टरनेटिव एनर्जी कॉर्पोरेशन। एल का क्या है? एल का लिटरेचर एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन। टी का क्या है और एच का क्या है? टी का नोट करिए। टी का है टेररिज्म फ्री सोसाइटी, टेररिज्म फ्री सोसाइटी। और एच का है ह्यूमैनिटी ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। संघाई में सहयोग संगठन के कॉन्फ्रेंस में 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया और जहां पर उन्होंने हेल्थ का शिखर सम्मेलन में जब उन्होंने भाषण दिया तब उन्होंने हेल्थ का नारा दिया। हेल्थ में एच का मतलब हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन। कहां पर? ये जो संघाई के 8 देश है, इन देशों के बीच में हेल्थ केयर के जो प्रॉब्लम्स हो आपस में सॉल्व आउट करें। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग हो इन देशों के बीच में, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव एनर्जी पर ये लोग काम करें, लिटरेचर एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन हो, टेररिज्म फ्री सोसाइटी हो और ह्यूमैनिटी कॉर्पोरेशन। तो मोदी जी ने संघाई सहयोग संगठन में हेल्थ का नारा दिया और हेल्थ के सारे पॉइंट। एनी डाउट? बेटा कोई डाउट? अगला आप ये तो एससीओ का कॉन्फ्रेंस हो गया। अब ये जो संगठन है इससे भारत को कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? तो देखो एससीओ एंड इंडिया, संघाई सहयोग संगठन, क्या नोशन क्या हो गया? अच्छा प्रॉब्लम नहीं होती। संघाई सहयोग संगठन एससीओ से भारत को कोई फायदा होगा कि नहीं? पहला क्या होगा? संघाई सहयोग संगठन से भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है वो अच्छे होंगे। सीमावर्ती विवाद को लेकर समस्याएं चलती रहती हैं, तो जब वो इसका बनेगा तो उसके क्या होंगे? तो पहला है भारत चीन संबंध बेहतर होंगे। भारत चीन के संबंध बेहतर होंगे। दूसरा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तीसरा, उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर। चौथा, भारत और रूस के संबंध भी अच्छे होंगे। कौन बोला? क्या हो गया बेटा, चुप रहा है क्या? चलिए
5 पॉइंट बेटा। एससीओ से भारत को 5 प्रकार के लाभ होंगे। भारत चीन के संबंध बेहतर होंगे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, भारत और रशिया के संबंध अच्छे होंगे, ठीक, उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर बनेगा, और एससीओ से ब्रिक्स से एससीओ तथा इक्सा के संबंध बेहतर होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि देखो आप इसमें क्या है, एससीओ में चाइना है, रशिया है, भारत है। ब्रिक्स में भी इंडिया है, चाइना है और रशिया है, तो इन दोनों के अच्छे संबंध होंगे। ठीक, तो ये 5 कारण है जिससे एससीओ को भारत से लाभ होगा। मेरे में बैटरी आज थोड़ी कम है तो हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए बेटा। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं आज तो नहीं हो पाएगा। India's foreign trade policy. भारत की विदेश नीति। India's foreign trade policy, भारत की विदेश नीति, ये हमारा टॉपिक रहेगा। India's इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन वाले बच्चे मोबाइल पे बैटरी कम होने के कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको हम नेक्स्ट कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब अगला इसी में बहुत अच्छा ग्रुप है G20। ये विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। 1997 में एशियाई एशियाई तेल संकट की समस्या को, एशियाई तेल संकट की समस्या को दूर करने के लिए G20 की स्थापना की गई। पहला पॉइंट, G20 क्यों एस्टैब्लिश किया गया, तो आप बताएंगे कि सर 1997 में एशियाई तेल संकट को दूर करने के लिए G20 को एस्टैब्लिश किया गया। दूसरा पॉइंट, इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए? इस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर plus the governments of the central bank। ठीक, G20 की बैठक में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर
शामिल हुए। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाना है। तो अगला पॉइंट G20 का जो उद्देश्य है वो वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट या विकसित डेवलप्ड कंट्रीज प्लस अंडर डेवलप्ड कंट्री का संगठन है और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, नो हेडक्वार्टर। यह विकसित और विकासशील देशों का संगठन है और इसका अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब G20 में 19 देश, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। 19 इसकी स्थापना भी याद रखो 1999 में हुई और इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देशों में G8 मतलब ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज प्लस ब्रिक्स ऐसे याद रखो। तो G8 में 8 देश हो गए और ब्रिक्स में 4 हो गए। रशिया तो इसमें नहीं। ब्रिक्स रशिया ऑलरेडी G8 में है। पहले अगर रशिया को हटा देंगे तो G7, तो रशिया को जोड़ देंगे तो G8। तो G8 में रशिया ऑलरेडी इंक्लूड है तो ब्रिक्स में से हट जाएगा। तो G8 प्लस ब्रिक्स ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो 8 4 12 है कितने 19। अब 7 देश और बचे। देखिए सऊदी अरब, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, देश हो गए। सऊदी अरब हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया और तुर्की। तो 8 4 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक 19 देश आपके ये हो गए और एक यूनियन यूरोपियन यूनियन है। ठीक याद रखिएगा G20 20 देशों में का समूह है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं। 8 देश इसमें G8 के हैं, ब्रिक्स है, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया और तुर्की। तो टोटल 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और इस तरीके से 20 देशों का एक संगठन। क्या नाम है? G20। अगला पॉइंट G20 का पहला सम्मेलन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। याद रखिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ G20 कब हुई? इन द ईयर ऑफ 2009। कहां हुई? वाशिंगटन डीसी में। तो पहली कॉन्फ्रेंस ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की कहां हुई? पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ। अगला प्रश्न
G20 ने किस देश को परमानेंट गेस्ट मेंबर का दर्जा दिया? किस देश को G20 में किस देश को किस कंट्री किस देश को परमानेंट गेस्ट मेंबर का दर्जा दिया? और आंसर है स्पेन। स्पेन को G20 में परमानेंट गेस्ट मेंबर का दर्जा दिया। 2019 का जो कॉन्फ्रेंस है G20 का वो ओसाका जापान में हुआ। नोट डाउन, 2019 का जो कॉन्फ्रेंस है वो जापान में हुआ। G20 का जब सम्मेलन होता है उसके बाद कुछ विशेष मीटिंग्स होती है। याद रखिएगा, G20 का जब सम्मेलन होता है तब उसके बाद कुछ विशेष मीटिंग्स होती है। वो कौन कौन से संगठन करते हैं? जो कि G20 में विश्व के बहुत बड़े बड़े धर्म संपूर्ण लगभग अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा हिस्सा आ जाता है। 8 देश तो विकसित है। इन 8 देशों ये देश क्या कदम उठाएंगे तो दूसरे देश ब्रिक्स की G20 की इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देते हैं। और जब इसकी मीटिंग हो जाती है तब इसके बाद कुछ संगठन है जो अपना और मीटिंग करते हैं। तो उसमें है ब्रिक्स, इप्सा, बेसिक। नंबर पहला संगठन ब्रिक्स, इप्सा, बेसिक, ठीक है। और चौथा बिग फोर। बिग फोर में आता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये बिग फोर में 4 देश आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? G20 की जब मीटिंग हो जाती है तो G20 की मीटिंग के बाद ये 4 ग्रुप है जो अपनी मीटिंग ये अपनी मीटिंग करते हैं। In the point of India, JEM meeting is very important. After the G20 summit at the same place, जब G20 की मीटिंग हो जाती है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से JEM मीटिंग तुरंत होती है उसी जगह पर जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं। JEM का मतलब क्या है? ये मतलब जापान, ए मतलब अमेरिका, आई मतलब इंडिया, ठीक। तो जैसे ही G20 की समिट खत्म होती है उसी जगह पर JEM मीटिंग, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से JEM मीटिंग का अपना अलग महत्व है क्योंकि उसमें उसी जगह पर ये 3 देश तुरंत मीटिंग करते हैं। प्रश्न है ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्यों है? क्योंकि यह दुनिया की 2/3 आबादी का नेतृत्व करता है। G20 दुनिया की 2/3 आबादी का नेतृत्व करता है। 80% जीडीपी, दुनिया की विश्व की कुल जीडीपी का 80% से हिस्सा कवर करता है। 75% ग्लोबल ट्रेड का, पूरे विश्व के व्यापार का 75% हिस्सा G20 में ही आता है। और जो 80% कोविड केस हुए हैं, जो 80% कोविड केस हैं वो कहां के हैं? G20 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया विकसित एवं विकास के दोनों प्रकार के देश शामिल हैं। अब G20 का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो आप बताएंगे कि सर G20 ऐसा संगठन है जो विश्व की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा का खुद नेतृत्व करता है। दूसरा पॉइंट, विश्व की कुल जीडीपी का 80% हिस्सा G20 में आता है। विश्व के कुल व्यापार का 75% हिस्सा G20 में आता है। और 80% ज्यादा जो कोविड केस हुए हैं
लगातार बढ़ता चला जा रहा है। G20 का नवंबर 2020 में जो बैठक हुई है वो सऊदी अरब के रियाद में हुई है। 2020 में कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब में हुई है। नोट कर लीजिएगा। वर्ष 26 मार्च 2020 को आप एक डेट याद रखिए, 26 मार्च 2020 को एक अचानक बैठक की गई। उस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली कोविड के केस इतने अधिक आ गए थे और जो विकासशील देश है उनके पास इतनी फंडिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो विश्व के G20 के देशों ने अचानक एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किस तरीके से कोविड वाले देशों में किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर की तरफ उठाया जाए। तो वर्चुअल G20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल G20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कब हुई? 26 मार्च 2020 को की गई। यह वार्षिक मीटिंग नहीं थी, ये कैसी मीटिंग थी? दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी मीटिंग। ये कैसी मीटिंग थी? इमरजेंसी मीटिंग की गई थी। कोविड से बचाने के लिए वर्चुअल मीटिंग की गई थी, जो कैसी थी? तो G20 का अपना महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो बड़ी चीजें कवर की। कल वाले लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति या भारत की कूटनीति पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास।